पिछली क्लास में हमने आपको अनुच्छेद 85 के बारे में पढ़ाया था। टॉपिक हमारा चल रहा था संसद। किस भाग में आता है? संविधान के भाग 5 में आता है। संविधान का भाग 5 कहाँ से कहाँ तक के है? 52 से 151 तक है। संविधान का जो भाग 5 है उसमें कितने अनुच्छेद, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं? 52 से 151 तक। तो उसमें हमने अनुच्छेद 84 के बारे में आपको पढ़ा दिया था। आज संसद में ही पढ़ाएंगे अनुच्छेद 85 के बारे में। 85 भी पिछली क्लास में कुछ पढ़ाया गया था, उसमें कुछ रह गया था, तो उसको इस क्लास में कवर करेंगे और आगे के अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। तो लिख लेते हैं संसद। अनुच्छेद 85। इसमें क्या दे रखा था? संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन। संसद के सत्र, संसद के सत्र, सत्रावसान, विघटन यानी भंग करना या समाप्त। तो संसद के सत्र, सत्रावसान पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था। विघटन के बारे में भी पढ़ लिया था। अब आज पढ़ेंगे उसमें कि लोकसभा का विघटन होता है। यही विघटन वाले में लोकसभा का विघटन होता है, क्योंकि जो हमारा राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, उसका विघटन नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य उसके क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। तो लोकसभा का विघटन होता है। तो लोकसभा का विघटन 2 कारणों से होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाने पर यह स्वयं विघटित हो जाती है। जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो स्वयं विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है, समाप्त। या समय से पहले राष्ट्रपति द्वारा विघटन किया जाए, समय से पहले उसको भंग कर दिया जाए राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसको लिख लेते हैं। लोकसभा, लोकसभा का विघटन 2 कारणों से होता है। लोकसभा का विघटन 2 कारणों से होता है। पहला है 5 वर्ष का कार्यकाल, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर स्वयं से विघटन। दूसरा है, तो लोकसभा का विघटन 2 कारणों से होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर स्वयं से विघटन। दूसरा है समय से पहले राष्ट्रपति द्वारा विघटन। समय से पहले राष्ट्रपति द्वारा विघटन किया जाए। तो जो विघटन के पश्चात विधेयकों पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हैं। विघटन के पश्चात विधेयकों पर पड़ने वाले प्रभाव। विधेयकों पर पड़ने वाले प्रभाव। जब लोकसभा का विघटन हो जाएगा तो कौन कौन से प्रभाव विधेयकों पर पड़ेंगे? तो पहला है इसमें कि विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में हैं, विचाराधीन जितने भी विधेयक लोकसभा में हैं, चाहे वो लोकसभा द्वारा लाए गए हों या राज्यसभा द्वारा भेजे गए हों, वो सब समाप्त हो जाते हैं। जो विचाराधीन विधेयक लोकसभा में होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट लोकसभा में लाए गए हों या राज्यसभा द्वारा उनको भेजा गया हो विचारार्थ के लिए, तो वो सब क्या हो जाते हैं? समाप्त विधेयक हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है
विघटन के पश्चात विधेयकों पर जो प्रभाव पड़ता है। तो विचाराधीन विधेयक, विचाराधीन विधेयक, विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में है, जो लोकसभा में है, चाहे लोकसभा द्वारा लाए गए हों, चाहे लोकसभा द्वारा लाए गए हों, चाहे लोकसभा द्वारा लाए गए हों या राज्यसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा भेजे गए हों, भेजे गए हों, समाप्त हो जाते हैं। समाप्त हो जाते हैं लोकसभा के विघटन पर, ये सब समाप्त हो जाते हैं। अगला है लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाते हैं। जो लोकसभा से पारित कर दिए गए हों लेकिन वो राज्यसभा में विचाराधीन है तो भी विधेयक समाप्त हो जाते हैं। तो लिख लेते हैं लोकसभा, लोकसभा द्वारा पारित, लोकसभा द्वारा पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन, किंतु राज्यसभा, किंतु राज्यसभा में विचाराधीन, लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाते हैं। अगला नंबर, ऐसे विधेयक जिन पर विघटन से पूर्व राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाई हो समाप्त नहीं होते हैं। जो विधेयक पर विघटन से पहले राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुला ली हो तो वो विधेयक समाप्त नहीं होंगे। ऐसे विधेयक, ऐसे विधेयक, ऐसे विधेयक जिन पर विघटन से पूर्व, जिन पर विघटन से पूर्व राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुला ली हो वे समाप्त नहीं होते हैं। वो समाप्त नहीं होते हैं। तो विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में है, फिर से रिपीट कर लेते हैं, विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में चाहे लोकसभा द्वारा लाए गए हों या राज्यसभा द्वारा भेजे गए हों समाप्त हो जाते हैं विघटन पर। लोकसभा द्वारा पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन है विधेयक वो भी समाप्त हो जाते हैं। जो विधेयक विघटन से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई गई है तो वो समाप्त नहीं होते हैं। फिर अगला है ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित ना हो समाप्त नहीं होते हैं। ऐसा विधेयक, ऐसा विधेयक, ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो, जो राज्यसभा में विचाराधीन हो, ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न हो, विचाराधीन हो लेकिन
लोक सभा द्वारा पारित ना हो, लोकसभा द्वारा पारित ना हो, समाप्त नहीं होते हैं। तो ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन है लेकिन वो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है तो समाप्त नहीं होगा। फिर अगला है ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, समाप्त नहीं होता है। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, समाप्त नहीं होते हैं, अगला नंबर है 6। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, समाप्त नहीं होता है। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, समाप्त नहीं होता है। तो ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, समाप्त नहीं होता है। तो देखो दोनों सदनों द्वारा जब भी कॉमन बात है, दोनों सदनों द्वारा जो विधेयक पारित हो जाते हैं, चाहे वो उस पर संयुक्त या ना पारित हो पाए तो समाप्त नहीं होते हैं, चाहे राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो और चाहे उसने पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया हो। अगर दोनों सदनों द्वारा पारित हो गए तो विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। फिर जो विघटन से पूर्व अगर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तब भी वो विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। विधेयक लोकसभा में वही समाप्त होते हैं विघटन के फलस्वरूप जो लोकसभा द्वारा पारित किए जाएं और राज्यसभा में वो लंबित हों तो वो सब समाप्त हो जाएंगे। या विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में, चाहे वो लोकसभा द्वारा पारित किए जाएं, वे भेजे जाएं, उसी में लाए जाएं या राज्यसभा द्वारा भेजे जाएं, वो सब विधेयक समाप्त हो जाते हैं। तो मोटे तौर पे हमने यही देखा कि लोकसभा में अगर लाया जाए या राज्यसभा द्वारा भेजा जाए तो लोकसभा के ऊपर डिपेंड होता है ना, तो वो वहाँ से पास नहीं, जब विघटित हो जाएगी तो पास कैसे होगा विधेयक, इसलिए वो समाप्त हो जाता है। और जब दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाते हैं, राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन हो या पुनर्विचार के लिए लौटाए जाए तो वो समाप्त नहीं होते हैं, चाहे उन पर संयुक्त बैठक बुलाई जाए तो भी समाप्त नहीं होते हैं। अनुच्छेद 86। तो अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 86 में दे रखा है।
राष्ट्रपति का सदनों को संबोधन, राष्ट्रपति का सदनों का संबोधन, राष्ट्रपति का सदनों को संबोधन तथा संदेश देने का अधिकार, तथा संदेश देने का अधिकार तो इसमें राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद 46 में यह राष्ट्रपति को अधिकार मिलता है कि वो किसी भी सदन या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति लंबित विधेयक, जो लंबित हैं विधेयक या किसी अन्य मामलों पर संदेश देना संसद को और किसी भी सदन को भेज सकता है। तो लिख लेते हैं इसको। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों को एक साथ, दोनों सदनों को एक साथ, दोनों सदनों को एक साथ, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करने का अधिकार, बोधित करने का अधिकार, संबोधित करने का अधिकार देता है। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करने का अधिकार कहाँ से मिलता है? अनुच्छेद 86 से मिलता है। राष्ट्रपति लंबित विधेयकों या किसी अन्य मामलों से संबंधित संदेश, अगला पॉइंट है राष्ट्रपति लंबित विधेयकों, राष्ट्रपति लंबित विधेयकों या किसी अन्य मामलों से संबंधित अन्य मामलों से संबंधित, राष्ट्रपति लंबित विधेयक कोई लंबित विधेयक है या कोई अन्य मामलों से संबंधित है तो संसद के किसी भी सदन को भेज सकता है अन्य मामलों से संबंधित संदेश, संसद के किसी भी सदन को भेज सकता है। तो लंबित विधेयकों से संबंधित या अन्य कोई मामला है उससे संबंधित संदेश सदन के किसी भी सदन को भेज सकता है, संसद के किसी भी सदन को भेज सकता है। सदन को उस मामले पर यथाशीघ्र विचार करना आवश्यक है। ये मैंने बाध्य कर दिया गया कि सदन को उस मामले पर यथाशीघ्र विचार करना आवश्यक है। सदन को उस मामले पर जो भेजा गया है राष्ट्रपति के द्वारा संदेश, उस मामले पर यथाशीघ्र विचार करना आवश्यक है। यथाशीघ्र विचार करना आवश्यक है। तो ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 86 से। लंबित विधेयकों पर संदेश देना और दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करना। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 86। अब अनुच्छेद 87।
अनुच्छेद 87 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। राष्ट्रपति का, इसमें संबोधन था या संदेश देना था, और इसमें राष्ट्रपति का विशेष संबोधन है। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। तो विशेष संबोधन में क्या है? राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव, जो भी आम लोकसभा का चुनाव होता है, उसके बाद पहले सत्र की शुरुआत में, जब सत्र लोकसभा का शुरू होता है, तो पहले सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति उसे क्या कहते हैं? विशेष संबोधन कहते हैं। और दूसरा, राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, जब अगला साल आता है, तो उस साल का सत्र जब स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, तो उसको भी संबोधित करते हैं। ये भी विशेष संबोधन में आता है। राष्ट्रपति अभिभाषण संसद को सत्र बुलाने के कारणों के बारे में देता है। तो जो यह भाषण देता है, विशेष भाषण, तो इसमें क्या होता है? जो सत्र बुलाए जाना है, उनके कारणों के बारे में चर्चा होती है। तो लिख लेते हैं 87 में, राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद, राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद, राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में, पहले सत्र की शुरुआत में, पहले सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों को संबोधित करते हैं।